हम वाइब्रेशंस इन डायटॉमिक लीनियर लैटिस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मोनो एटमिक लीनियर लैटिस में लैटिस वाइब्रेशंस के बारे में चर्चा की थी। डायटॉमिक लीनियर लैटिस से हमारा मतलब होता है कि एक वन डायमेंशनल लैटिस है जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, और इसका जो बेसिस है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। ये लैटिस के ऊपर रखे हुए हैं जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है। तो ये आपको लीनियर डायटॉमिक लैटिस देगा। इसमें आप देख रहे हैं दो तरह के एटम्स हैं। एक तो ये वाला एटम और एक ये जो छोटे स्फीयर से दिखाया हुआ है। तो इसमें दो एटम की बेसिस है, लीनियर है यानी कि वन डायमेंशनल है, और इनफाइनाइट एक्सटेंशन का है। जब इसमें, जैसे कि हमने मोनो एटमिक लीनियर लैटिस की चर्चा की थी, कि जब इसमें कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो एटम एक मीन पोजीशन के अलाउ वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशंस हार्मोनिक होते हैं और सभी और इंटरलिंक्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी एटम्स एक ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं और इनके जो वाइब्रेशंस हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। आज हम डायटॉमिक लीनियर लैटिस में वेव जब प्रोपेगेट होगी तो उसका डिस्पर्शन रिलेशन कैसा प्राप्त होगा, इसको मैथमेटिकली देखेंगे। यहाँ हमने जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो a ले रखा है, और इस एटम को एस एटम एक तरह के एटम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको एस एटम, इसे S+1, ऐसे ही S+2, इसको S-1, S-2 ले रखा है। इनके वाइब्रेशन US+1, US-1 है। वैसे ही दूसरे प्रकार के एटम, सेकेंड काइंड ऑफ एटम्स के लिए हमने इसे एस एटम, ये S+1 एटम है, ये S-1 एटम है। तो इसके वाइब्रेशन VS है। ये किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये VS+1 है, इसका VS-1 है। जो आपको बड़े एटम दिखाई दे रहे हैं उनके लिए मास M1 ले रखा है, और ये जो छोटे वाले एटम हैं वो उसके लिए जो मास M2 लिया है, और M1 इज ग्रेटर देन M2 लिया हुआ है। यहाँ मास इस तरह से लिया है कि M1 इज ग्रेटर देन M2 है। हम जो पहले की तरह ही, जैसे कि मोनो एटमिक लीनियर लैटिस में हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था, बिल्कुल उसी एनालॉजी पर आगे चलेंगे। ये
इंटरैक्ट, जब वाइब्रेशन होगा तो इंटरैक्शन एटम्स का एक, हम केवल नियरेस्ट एटम के इंटरैक्शन को कंसीडर करेंगे, ये मानते हुए कि जो दूर के एटम्स हैं उनका इंटरैक्शन नेग्लिजिबल है, और जो नियरेस्ट पेयर्स हैं इनका जो फोर्स कांस्टेंट है वो भी सेम है, सी फोर्स कांस्टेंट लेंगे। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एटम के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो किस तरह से लिखी जाएगी, बिल्कुल m1 d2 us over dt square is equals to c vs minus us minus c us minus vs minus 1। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने मोनोलीनियर एटॉमिक लैटिस में लिखी थी, तो आपको ये मिलेगी m1 d2 us over dt square is equals to c vs plus vs minus 1 minus 2 us। सेकेंड काइंड ऑफ एटम के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो m2 d2 vs over dt square is equals to c, अब हम डायरेक्टली लिख लें us plus 1 minus 2 vs। इसका जो इंटरेक्शन होगा वो इससे और इससे होगा। तो ये आपको सेकेंड काइंड ऑफ एटम्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। अब चूंकि इसमें वेव प्रोपेगेट हो रही है तो ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशन होंगे इसके। तो ये सॉल्यूशन ट्रैवलिंग वेव सॉल्यूशन है, वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन UST, ये टाइम डिपेंडेंट है, UST विल बी इक्वल टू USX US e to the power of minus iota omega t। US को पहले की तरह ही ब्लॉक थ्योरम से हम U0 e to the power of iota QL, L जहां पर जो S एटम की ओरिजिन जिस एटम से लिया है उससे डिस्टेंस है, U0 एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी, U0 वाइब्रेशन है ओरिजिन वाले एटम का। L जैसे हमने बात की यहाँ L लिया हुआ है, तो L जो डिस्टेंस है वो S एटम का ओरिजिन के एटम से डिस्टेंस है, और चूंकि एटॉमिक डिस्टेंस A लिया हुआ है और S एटम का है तो टोटल डिस्टेंस SA हो जाएगा। तो इट विल बी U0 e to the power of iota QSA e to the power of minus iota omega t। वैसे ही VST टाइम डिपेंडेंट है, ये इज इक्वल्स टू V0, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, V0 e to the power of iota Q SA e to the power of minus iota omega t। इसे हम थर्ड इक्वेशन दे रहे हैं। अब हम चूंकि ये सॉल्यूशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, सेकंड इक्वेशन के लिए, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह की होगी, माइनस m1 U0 e to the power of iota QSA omega square e to the power of minus iota omega t C V0 e to the power of iota QSA into e to the power of minus iota omega t plus V0 e to the power of iota QS minus 1, it is S minus 1, A e to the power of minus iota omega t, it is iota omega t minus iota omega t minus
2v0 e to the power of iota QSA e into e to the power of minus iota ओमेगा t। जब आप इस इक्वेशन को e to the power of iota QSA ओमेगा e to the power of iota QSA into e to the power of minus iota ओमेगा t से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस m1u0 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v0 c 1 plus e to the power of minus iota qa minus 2c u0। ये हम फोर्थ इक्वेशन दे रहे हैं इसे। अब इस vs को हम सेकेंड इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी माइनस m2 v0 ओमेगा स्क्वायर e to the power of iota QSA minus iota omega t is equals to c u0 e to the power of iota QSA minus iota omega t plus u0 e to the power of iota q s plus 1a e to the power of minus iota omega t minus 2 v0 e to the power of iota QSA e to the power of minus iota omega t। अब इस इक्वेशन को हम e to the power of iota QSA minus iota omega t से डिवाइड कर दे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी माइनस m2 v0 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू c u0 1 plus e to the power of iota qa minus 2c v0। तो आपको दो इक्वेशन मिली हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अब आप दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये दोनों इक्वेशन u0 और v0, यहाँ पर भी v0 और u0, ये दो अननोन्स हैं u0 और v0। उसमें u0 v0 में कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है जहां u0 और v0 दो अननोन्स हैं। तो इन इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यदि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट आप इज इक्वल्स टू 0 रख दे। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मतलब ये है कि u0 इज इक्वल्स टू 0 और v0 इज इक्वल्स टू 0 तो सॉल्यूशन होगा ही, उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप u0 v0 के कोफिशिएंट को 0 पुट अप कर देंगे तो आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस फोर्थ इक्वेशन में u0 और v0 को एक u0 को एक तरफ ले जाए और v0 को एक तरफ कर ले तो ये u0 को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, या सॉरी u0 को हम लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में 2c माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर u0 मिलेगा, वो हमने यहाँ लिख लिया है 2c माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर u0 का कोफिशिएंट हो गया और v0 का कोफिशिएंट c 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा qa, वो यहाँ लिख लिया v0 के कोफिशिएंट को। वैसे ही फिफ्थ इक्वेशन में हम u0 के u0 के वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस c 1 प्लस e टू द पावर ऑफ आयोटा qa, वो हमने u0 वाले कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया है और यहाँ v0 वाला कोफिशिएंट के नीचे लिखना है तो इसको हम उधर ले जा रहे हैं v0 वाले को। तो ये m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2c, तो ये वो यहाँ लिख दिया। मतलब ये फोर्थ इक्वेशन का u0 वाला कोफिशिएंट है
ये फिफ्थ इक्वेशन के u0 वाला कोफिशिएंट है, ये फोर्थ इक्वेशन के फोर्थ इक्वेशन के v0 वाला कोफिशिएंट है, सॉरी u0 वाला, हाँ फोर्थ इक्वेशन के v0 वाला कोफिशिएंट है, और ये फिफ्थ इक्वेशन के v0 वाला कोफिशिएंट है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ये फोर्थ इक्वेशन के u0 वाला कोफिशिएंट है, ये फिफ्थ इक्वेशन के u0 वाला कोफिशिएंट है, ये फोर्थ इक्वेशन के v0 वाला कोफिशिएंट है, और ये फिफ्थ इक्वेशन के v0 वाला कोफिशिएंट है। इसे हम 0 के बराबर पुटअप करेंगे और उसके बाद इन्हें सॉल्व, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व किया गया है 2c माइनस ओमेगा स्क्वायर m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर m2 माइनस 2c प्लस c स्क्वायर 1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा qa इंटू 1 प्लस e टू द पावर ऑफ प्लस आयोटा qa इक्वल्स टू 0। आप ये मैथमेटिक्स की हुई है सारी, आप इसे खुद करके देखिएगा। तो फाइनली आपको जो यहाँ मिलेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर m1 m2 माइनस 2c ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस 2c स्क्वायर 1 माइनस कॉस qa इक्वल्स टू 0। तो ये आपको ये जो इक्वेशन है उसका आप सॉल्यूशन जानते हैं, वो दैट विल बी इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है, सॉरी ओमेगा 4, इट इज ओमेगा 4 m1 m2 माइनस 2c ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस 2c स्क्वायर 1 माइनस cos qa इक्वल टू 0। तो ये आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो, जैसे हम b प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आपका हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 4 में है ये, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी b यानी ये हम ये आपका b हो जाएगा 2c m1 प्लस m2, 2c m1 प्लस m2 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2ac, तो a m1 m2 और c 2c स्क्वायर 1 माइनस cos qa, तो 2 माइनस 2ac से ये आपको मिल गया 8 m1 m2 c स्क्वायर 1 माइनस cos qa अपॉन 2a, तो m1 m2a है, तो अपॉन 2 m1 m2। अब हम इसे दो केसेस लेकर सॉल्व करेंगे, एक तो सेंटर ऑफ जोन और बाउंड्री ऑफ द जोन पे। तो केस 1 हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ द जोन। आपको पता है, आप जानते हैं सेंटर ऑफ द जोन q इक्वल्स टू 0। जोन सेंटर पे q इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यू पर जोन सेंटर होता है। तो हम जब q इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे तो ये आपको 1 दे देगा, दैट मीन्स ये 0 आ जाएगा। तो जो हमारे पास मिलेगा 2 अंडर रूट 4c स्क्वायर m1 प्लस m2 स्क्वायर दैट इज 2c स्क्वायर m1 प्लस m2। तो यदि आप माइनस वाला टर्म लेंगे तो ये आपको 0 मिल जाएगा, ये हमने यहाँ रखा हुआ है। और प्लस वाला टर्म लेंगे तो आपको ये 2c m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 मिलेगा। ये m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 रिड्यूस्ड मास है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2c m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2।
जब आप जोन बाउंड्री की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए यहाँ पर पुटअप करेंगे तो cos पाई माइनस 1, तो ये 2 मिलेगा, तो 16m1 m2 c स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको यहाँ पर 4c स्क्वायर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर मिलेगा, जिससे जो फाइनली आपको जब आप ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जब आप इसमें माइनस पुटअप करेंगे तो आपको मिलेगा 2c अपॉन m1। तो यहाँ पर जब हमने जोन सेंटर के लिए माइनस पुटअप किया था तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला था। जोन बाउंड्री पर माइनस वाला टर्म लेने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन m1 मिल रहा है, और यहाँ प्लस वाला टर्म लेने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन m2। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपको दो ब्रांचेस मिल रही हैं। एक ब्रांच जोन सेंटर पर जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और जोन बाउंड्री पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन m1, यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अंडर रूट 2c अपॉन m1 है जोन बाउंड्री पे। और दूसरी जो ब्रांच है उसकी जोन सेंटर पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 2c m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 है, और उसकी जोन बाउंड्री पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 2c अपॉन m2 है। इसे हम इस फिगर से दिखा सकते हैं। जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें आप देख रहे हैं दो ब्रांचेस मिल रही हैं। ये जो फिगर है वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में प्लॉट किया गया है। ये जैसे हम बात कर रहे थे, ये जोन सेंटर Q इक्वल्स टू 0 और ये जोन बाउंड्री Q इक्वल्स टू पाई अपॉन A। तो जो फर्स्ट ब्रांच है, जब हमने नेगेटिव वाले टर्म लिए थे तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 जोन सेंटर पर Q इक्वल्स टू 0 रखने पर, अब जोन बाउंड्री पर जब Q इक्वल्स टू पाई बाय A रखा है तो जोन बाउंड्री पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 अंडर रूट c अपॉन m1 मिली है। और दूसरी ब्रांच जब हमने प्लस वाला टर्म लिया था तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अंडर रूट 2c m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, और जोन बाउंड्री पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 2 अंडर रूट c अपॉन m2 मिली है, जहां m1 ग्रेटर देन m2 है। ये हम जानते कर्व सिमेट्रिक होगा, जैसा 0 से प्लस पाई बाय a के बीच में है वही 0 से माइनस पाई बाय a के बीच में होगा। ये जो ब्रांच है जो कि जिसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 से एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 अंडर रूट c अपॉन m1 प्राप्त हुआ है, वो ये वाला जो ब्रांच है ये हमें मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस में भी मिला था। ये ब्रांच एकॉस्टिक फोनोन ब्रांच कहलाती है, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 0 से लेकर ओमेगा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट c अपॉन m1 तक वेरी करती है। ये एकॉस्टिक फोनोन ब्रांच कहलाती है। एकॉस्टिक माने साउंड से रिलेटेड, और ये वाली ब्रांच जो दूसरी ब्रांच है जो हमें मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस में नहीं मिली थी लेकिन डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस में हमें मिली है, ये ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच कहलाती है। आप इसमें देख रहे हैं एकॉस्टिक फोनोन ब्रांच में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन काफी ज्यादा, ओमेगा इक्वल्स टू 0 से लेकर
2√C/m1 तक है। लेकिन ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन जोन बाउंड सेंटर से जोन बाउंड्री तक बहुत ज्यादा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में जोन बाउंड्री पर ये जो एकॉस्टिकल फोनोन ब्रांच और ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच के बीच में कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो जिस फ्रीक्वेंसी की वेव डायटोमिक लीनियर लैटिस में प्रोपेगेट नहीं कर सकती है। मतलब प्रोपेगेशन, यहाँ आपको जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं ये वाली वेव आपकी डायटोमिक लीनियर लैटिस में प्रोपेगेट नहीं करती है। ये गैप फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी गैप है। तो ये जो डिस्पर्सिव कर्व है ये हमें तब मिला है जब हम वन डायमेंशनल लैटिस को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें टू बेसिस है। तब हमें टू इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व की थी और हमें टू ही ब्रांचेस प्राप्त हुई हैं, जैसे एक एकॉस्टिक फोनोन ब्रांच और दूसरी ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच। लेकिन यदि हम ऐसा केस लें, थ्री डायमेंशनल केस लें, क्योंकि ये तो हमने वन डायमेंशनल केस लिया था, अगर हम इसे थ्री डायमेंशन में सॉल्व करें तो हमें 6 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अभी तो हमने दो इक्वेशन सॉल्व की हैं, लेकिन अगर हम इसी केस को थ्री डायमेंशन में सॉल्व करें तो हमें 6 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगी, जिससे 6 ब्रांचेस मिलेंगी, 6 फोनोन ब्रांचेस मिलेंगे। बिल्कुल इस केस की तरह डायमंड का एग्जांपल लिया हुआ है। डायमंड में 2 कार्बन एटम होते हैं, उसकी बेसिस में 2 कार्बन एटम होते हैं, और हम थ्री डायमेंशनल केस को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें 6 3 to the 6 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगी, जिससे हमें 6 ब्रांचेस मिलेंगी, जो कि हमने दिखा रखी हैं, जिसमें से ये जो 3 हैं ये एकॉस्टिकल फोनोन ब्रांच है और ये 3 ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच है। इसको थोड़ा और जनरलाइज करें कि यदि हम इफ वी आर कंसिडरिंग थ्री डायमेंशनल केस, यदि हम थ्री डायमेंशनल केस कंसिडर करते हैं और हमारे बेसिस में p एटम्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल जो ब्रांचेस आपको मिलेंगी वो 3p ब्रांचेस मिलेंगी, जिसमें से 3 एकॉस्टिक फोनोन ब्रांच होती हैं और 3p-3 ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच होती हैं। तो इस केस में, डायमंड के केस में p2 हो गया, तो टोटल 6 फोनोन ब्रांच मिलेंगी, जिसमें से 3 एकॉस्टिकल फोनोन ब्रांच होंगी और 3p-3 मतलब 6 - 3 दैट इज 3 ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच होंगी। ये 3 एकॉस्टिकल फोनोन ब्रांच और 3p-3 दैट इज 3 आपकी ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच होंगी। धन्यवाद।